हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसमें हमने प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ ली और अप्रकाशिक अभिक्रिया का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अप्रकाशिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि हम इसके 3 भागों में बांट कर स्टडी करेंगे। C3 चक्कर होगा, C4 चक्कर होगा और एक CAM पथ होगा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं C3 चक्कर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये C3 चक्कर होता क्या है। तो जो C3 चक्कर है उसकी खोज 2 साइंटिस्ट थे, केल्विन और दूसरे हैं बेंसन। केल्विन एंड बेंसन, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, उनकी खोज की गई थी। इस वजह से इसको केल्विन चक्कर या केल्विन व बेंसन चक्कर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसको हम 3 भागों में विभक्त करके स्टडी करेंगे। पहला भाग कहलाएगा इसका कार्बोक्सिलीकरण, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा भाग इसका कहलाएगा ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन। ठीक है, थर्ड इसका पार्ट है वो कहलाएगा पुनः निर्माण या पुनः प्राप्ति, रीजनरेशन। ठीक है, तो केल्विन चक्कर को हम क्या करेंगे, 3 भागों में विभक्त करके स्टडी कर रहे हैं। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला कहलाएगा कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन, सेकंड हो जाएगा इसका ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन या ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, और तीसरा भाग इसका कहलाएगा वो होगा इसका पुनः निर्माण, पुनः प्राप्ति, रीजनरेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, चलिए डिटेल से जानते हैं। जो हरित लवक होता है उसके स्ट्रोमा भाग में एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम होता है RuBP। क्या नाम होता है उसका, RuBP। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम बोलेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा Ru का मतलब होता है राइबुलोज। ठीक है, राइबुलोज। ठीक है, 1,5 B का मतलब होता है 20 और P का मतलब होता है फॉस्फेट। तो इसका पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब ये राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट क्या होता है, ये 5 कार्बन से बना हुआ, देखो यहाँ पर हमारे पास राइबुलोज नाम है, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, 5 कार्बन से बनी हुई ये एक शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। चलिए मैं इसकी संरचना बना देता हूँ। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, 3 हो गई, 4, ये 5 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, इसका है CH2O और इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट, पहले कार्बन के साथ में। ठीक है, दूसरा होता है CHOH, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर H दिखा देते हैं, इधर OH दिखा देते हैं, इधर H इधर OH। फिर यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ होता है CH2O और P। ठीक है, तो इसमें देखो पहला कार्बन हमारे पास ये है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां, ये 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट का नाम है, जिसके नाम क्या गया आपको OSE मिलता है, OSE मिलता है, वो सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ग्लूकोज, राइबुलोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है। तो देखें ये कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका नाम क्या हो गया, देखें पहले कार्बन पर फॉस्फेट है और 5वें कार्बन पर फॉस्फेट है, तो इसका हो गया 1,5-बिसफॉस्फेट, या इसको डाइफॉस्फेट भी लिख सकते हो आप, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, RuDP हो जाएगा। कंप्लीट है। अब ये क्या करता है, ये CO2 जो होता है, ठीक है, आप कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम आता है। अभी तक कहीं पर भी हमारे पास CO2 काम नहीं आया था, कार्बन डाइऑक्साइड काम नहीं आई थी, लेकिन वो CO2 यहाँ काम आता है। अब देखिए, जैसे ही CO2 है ये इसके साथ में जुड़ेगा, किसके साथ में जुड़ेगा, RuBP के साथ में जुड़ेगा। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, तो पहले से 5 कार्बन है और एक ये 6 कार्बन है। ठीक है, CO2 का कितना कार्बन हो गया, 1 कार्बन, और बाकी 5 पहले से, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के इसमें क्या होते हैं, 2 अणु हमें मिल जाते हैं। वो कैसे होते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं यहाँ से इस तरह, तो हमें मिल जाता है इसमें CH2O फिर P, फिर हमारे पास है CHOH
और OH, और लास्ट वाला हो जाता है COOH। ठीक है, ये संरचना मिल जाती है। कैसे होता है वो देख लीजिए। ये हमारे पास है CH2O और P, CH2O और P। ठीक है, फिर उसके बाद में है CHOH है हमारे पास है। उसके बाद में ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये बदल जाता है किसमें, COOH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, अब इसका देखो नाम क्या हो जाएगा। तो कार्बन की काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कम स्थान नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं। तो अब देखें इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे 3-फॉस्फो। ठीक है, और इसमें 3 कार्बन है तो उनके लिए हम कहते हैं ग्लिसरो, और एसिड बनाने के लिए ग्लिसरिक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1, 2 और 3। यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। इसका मतलब इसके हमें कितने अणु मिलेंगे, 2 अणु मिलेंगे। 2 अणु हमें क्या मिलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अगर मान लेते हैं इसके हमारे पास 6 अणु है, किसके, RuBP के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 अणु किसके हैं, RuBP के, और 6 अणु ही हमारे पास CO2 के है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने मिलेंगे, तो देखिए 1 से 2 मिल रहा है, तो 6 से कितने मिल जाएंगे, 12 अणु हमें किसके मिलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के मिलेंगे। यानी जो केल्विन चक्कर है ये 6 बार चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केल्विन चक्कर कितने बार चलेगा, 6 बार चलेगा। तो हम 6 एक साथ में काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 6 अणु क्या RuBP के हैं और 6 अणु ही CO2 के हैं। हम कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या कहते हैं, 6CO2 + 6H2O, इनसे बना है C6H12O6 + 6O2। O2 कहाँ से निकलता है ये हमने पढ़ लिया है। देखिए यहाँ कितने कार्बन, कितने CO2 काम आ रहे हैं, 6, तो यहाँ पर हमने 6 CO2 दिखा दिए हैं। तो 6 CO2 ये यहाँ पर काम आएंगे और हमें क्या मिल जाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम है वो काम आता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी नाम याद रखना है। उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए मैं इसका पूरा नाम यहाँ लिख देता हूँ। RU का मतलब तो वही है राइबुलोज। ठीक है, B का मतलब होता है बिस। ठीक है, BIS, बिस, पूरा का पूरा नाम हो जाएगा बिस। ठीक है, फिर आगे फॉस्फेट हम यहाँ पर लगाएंगे, बिस फॉस्फेट। C का मतलब यहाँ पर है कार्बोक्सिलेज। और O का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजिनेज। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, RuBP का। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि RuBP जो है, सॉरी रूबिस्को जो एंजाइम होता है, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका पूरा नाम हो गया राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कंप्लीट है। अब हमें देखो क्या मिल गया है, 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है कि 6 हमारे पास RuBP थे और 6 ही हमारे पास CO2 थे, और इससे हमें 12 अणु हमें किसके मिल गए, PGA। देखो PGA किसको कहेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, PGA कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। अब ये क्या करता है, इसमें देखो अभी हमने संरचना पढ़ी थी, इसकी संरचना क्या थी, CH2O फिर P। आपको संरचना याद नहीं रखनी है, एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक ATP का अणु आता है। ठीक है, ATP के अणु क्या करता है, इसको फॉस्फेट प्रदान कर देता है, वो फॉस्फेट यहाँ जुड़ता है, यानी इस तरह हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O इधर और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे,
पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे दोनों पे ही फॉस्फेट आ जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा 1,3, 2 फॉस्फेट हो गए तो डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड इसका नाम हो गया। कंप्लीट है। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसके पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे दोनों पे ही क्या आ गया है, फॉस्फेट आ गया, तो नाम हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो देखिए एटीपी में से जो फॉस्फेट निकल के इसके पास आ गया, तो इसमें देखो ट्री का मतलब होता है ट्राई, यानी 3 फॉस्फेट थे इसके पास। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके पास 3 फॉस्फेट थे, लेकिन एक फॉस्फेट काम आ गया किसके पास, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास। तो इसके पास कितना बचा, 2 ही बचे, तो इसका नाम हो गया एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कंप्लीट है इसका नाम। अब देखें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, जहां पर भी आपको एटीपी एडीपी बनाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, एटीपी एडीपी बनाए या एडीपी से एटीपी बने, वहां पर एक ही नाम है एंजाइम का, काइनेज। ठीक है, वो एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, काइनेज एंजाइम क्या करता है, हमेशा एटीपी से एडीपी बनाएगा, एडीपी से एटीपी बनाएगा, उल्टा भी काम करेगा ये। तो वहाँ पर आपको नाम याद रखना है काइनेज, जहाँ पर भी एटीपी आ गया तो। कंप्लीट है। इसका एक्स्ट्रा में ज़्यादा नाम याद रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। लेकिन अगर केवल काइनेज भी रखोगे याद तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पीजीए के कितने अणु मिले थे, हमें 12 अणु मिले थे। तो यहाँ पर हमें इसके 12 अणु मिलते हैं, इसका मतलब एटीपी के भी कितने अणु काम आएंगे, 12 अणु काम आएंगे। एडीपी के कितने अणु काम आएंगे, कितने बनेंगे, 12 अणु बनेंगे। और ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बनेंगे, 12 अणु बनेंगे। कंप्लीट है। ओके, तो अब हमें क्या मिल गए थे, हमें 12 अणु मिल गए थे किसके, पीजीए के। ठीक है, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणु हमें किसके मिले, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, ये क्या करेगा, एटीपी है उससे फॉस्फेट ले लेगा। ठीक है, 12 अणु है इसके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, तो इनके कितने अणु काम आएंगे, 12 अणु, यहाँ पर 12 अणु ही बनेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। कंप्लीट है। ये हमें मिल गया था। एंजाइम कौन सा काम आ रहा था इसमें, इसमें काम आ रहा था काइनेज। ठीक है, उसका पूरा नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। ठीक है, ग्लिसरिक अम्ल पूरा नाम लिख देता हूँ इसका। अब देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, यानी इसकी संरचना हम इस तरह बना सकते हैं, ये है CH2OP, फिर है CHOH, और फिर C डबल बॉन्ड O, इधर भी O और P। मैं कह रहा हूँ आपको संरचना याद नहीं रखना है, कोई कॉन्सेप्ट देखना है कि इसके पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर क्या हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इस तरह इसका नाम हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब ये क्या करेगा, ठीक है, इसका अपचयन होगा। क्या होगा इसका, अपचयन या रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी इसके साथ में कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो NADPH2 जो होता है, अब क्वेश्चन बन गया सर ये NADPH2 क्या है। तो देखिए मैंने आपको चक्रीय और अचक्रीय वाले के अंदर बताया था कि अचक्रीय वाले के अंदर NADPH2 बनता है और चक्रीय वाले में केवल ATP बनता है। ठीक है, अचक्रीय में NADPH2 और ATP दोनों बनते हैं। तो वो जो ATP और NADPH2 बन रहे हैं ना, वो यहाँ काम आते हैं। कंप्लीट, ATP तो यहाँ काम आ गया, NADPH2 यहाँ काम आएगा, और ये हाइड्रोजन दे देगा और बना लेगा NADP। ठीक है, H हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब क्वेश्चन बन गया हाइड्रोजन कहाँ आएगा, वो हाइड्रोजन है ना, वो इसके पास आएगा, यहाँ पर आकर इसके टुकड़े करेगा यहाँ से, ठीक है, फॉस्फेट के, और यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी स्थिति ऐसे हो जाएगी CH2OP,
फिर है CHOH, फिर हो जाएगा CHO। कंप्लीट है। और जो फोस्फेट है ना, ये वाला फोस्फेट, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये फोस्फेट ये सब बाहर निकल जाएंगे किसके फॉर्म में, H3PO4 के रूप में। इसका नाम होता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में बाहर निकल गए। ठीक है, इसके कितने अणु थे हमारे पास, यहाँ पर कितने अणु प्राप्त हुए थे, 12 अणु। तो इसके अणु भी कितने होंगे, 12 अणु। NADPH2 के भी कितने अणु होंगे, 12 अणु। और फॉस्फोरिक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, 12 अणु। और ये कितने बनेंगे, 12 अणु। अब क्वेश्चन बन गया सर इसका नाम क्या है, तो देखिए CHO को कहते हैं एल्डिहाइड, पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा। अब इसमें क्या है, तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो इसको बोल देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके क्या है, तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु मिल जाएंगे हमें, 12 अणु मिल जाएंगे। कंप्लीट है। तो अब एक चीज़ और है, यहाँ पर एंजाइम का नाम कौन सा लिखना है, तो देखें यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन निकल कर इसके पास चला गया, यहाँ पर आ गया, इसका क्या कर दिया, इसने अपचयन कर दिया है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन की कमी होने को कहते हैं डी, इसके पास से निकल रहा है ना। और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजीनेज, हाइड्रोजीन कह दिया। और एज लगा देते हैं एंजाइम के नाम के लिए, एंजाइम के नाम के लिए एज लगाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है, कमी हो रही है तो डी हाइड्रोजीनेज एंजाइम इसका नाम हो गया। अब हमें क्या मिल गया इससे, 12 अणु हमें 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मिल गए। अब ये 12 अणु जो है ना, ये अणु ही आगे चलकर काम आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ओके, तो अब हमें क्या मिल गया, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, कितने अणु मिले इसके हमें, 12 अणु। इसकी संरचना क्या थी, CH2O फिर P, CHOH और CHO। कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है, अब देखें इसके 2 भागों में हम इसको विभक्त करेंगे। ठीक है, इसके अणुओं को, टोटल 12 अणु है ना, इसमें से 2 अणु जो है ना, ठीक है, ये अलग कर देते हैं और 10 अणु हम अलग कर देते हैं। जो 2 अणु है ना, ये बनाएंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने में काम आते हैं। तो देखिए इधर इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। तो 2 अणु में टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो यानी इसके जो है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु है, ये ग्लूकोज बनाने में काम आएंगे। इस प्रोसेस का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको जब सोशन पढ़ाऊंगा तब बताएंगे, आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन, इसमें उल्टा चलता है ग्लाइकोलाइसिस के। बाकी 10 अणु देखें, 10 अणु हमारे पास है। ठीक है, तो 10 अणु अगर हमारे पास है तो एक अणु में कितने कार्बन है, देखें 3 कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 10 × 3 टोटल 30। टोटल कितने कार्बन हो गए, 30 कार्बन हो गए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 5 कार्बन से भाग दूं तो कितने हो जाएंगे, तो 6। RUBP है, RUBP जो मैं स्टार्ट में बताया था, उसमें कितने कार्बन थे, उनमें 5 कार्बन थे। उसके कितने अणु थे, 6 अणु। इसका मतलब है ये 10 अणु वापस क्या करेंगे, RUBP बना लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पुनः निर्माण या पुनः प्राप्ति, रीजनरेशन ऑफ RUBP। कंप्लीट है। तो देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणु प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 2 अणु ग्लूकोज का निर्माण करेंगे जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, और बाकी 10 अणु है ये RUBP दोबारा बनाएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण होता क्या है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण किसे कहते हैं, यानी जो हमें 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उससे
ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का अणु है, ये कैसे मिलेगा? तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि 3-फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड इसके हमें टोटल 12 अणु मिल गए थे और 12 अणु में से हमने कहा था 2 अणु है, 2 मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण या ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन। अब कैसे होता है वो देखें, 2 अणु हमारे पास है, इसमें से क्या होता है, एक अणु है ये बना लेता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे, देखो डी का मतलब डाई हाइड्रोक्सी, एसीटोन का ए और फॉस्फेट का पी, इसको शॉर्ट में कहेंगे DHAP। ग्लिसरेल्डिहाइड को क्या कहते हैं? PGAL कहते हैं। पी का मतलब होता है फॉस्फो, जी है ग्लिसरेल्डी और एल यानी एल्डिहाइड। तो ये जो हमारे पास 2PGL है, 3PGL है, इसके 2 अणु है हमारे पास और इसमें से एक अणु है ये क्या बना लेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समावयवी होते हैं, आइसोमर होते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि अगर सूत्र उनके सेम हो, समान हो, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं? समावयवी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH CH3 और Cl, कंप्लीट है। एक और ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लिख के देखते हैं हम इसका, ठीक है, CH2 और CH2Cl। अब देखें इसमें कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 और 1 7, हाइड्रोजन है 7, फिर है क्लोरीन, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C3H7Cl। वैसे इस पे आते हैं तो देखें इसमें भी C3 है, H कितने हो गए? 2 और 5 और 2 7, और Cl C3H7Cl, दोनों का क्या है? सूत्र समान है लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग है। इसको हम क्या कहते हैं? समावयवी या आइसोमर। इसका इंग्लिश का नाम क्या होता है? आइसोमर, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्या होता है? PGL है, ये DHAP है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, समावयवी होते हैं। इनका सूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर आइसोमर है तो हम एंजाइम के नाम के लिए एज लगाते हैं, तो नाम बन गया आइसोमरेज एंजाइम। तो यहाँ एंजाइम कौन सा काम आ जाएगा? आइसोमरेज एंजाइम। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु थे, एक अणु हमारे पास काम आ गया, एक बच गया, यहाँ पर एक अणु बच गया तो वो यहाँ काम आ जाएगा। यानी हमारे पास 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का एक अणु है, ये क्या करेगा? DHAP के अणु के साथ में जुड़ेगा, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखें इधर, इसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और इसमें भी हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं ये 3 कार्बन का फंडा। तो 3 कार्बन यहाँ से और 3 कार्बन यहाँ से, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का इसमें बन जाता है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। अब देखें इसमें भी फॉस्फेट है और इसमें भी फॉस्फेट है, यहाँ पर देखो फॉस्फो, तो दोनों पे फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट यहाँ का और एक फॉस्फेट यहाँ का, यानी हम बोल देंगे 1,6 पहले कार्बन पर फॉस्फेट है और छठे कार्बन पर फॉस्फेट है। 1,6 2 फॉस्फेट हो गए, डाई फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा। इसके अंदर टोटल होते हैं 6 कार्बन, कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एंजाइम कौन सा काम आता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है एल्डोलेज एंजाइम। ये एंजाइम इनको जोड़ने का कार्य करता है और तोड़ने का काम भी एल्डोलेज ही करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि जो शोषण है उसके दौरान, ठीक है। तो एल्डोलेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को जोड़ देगा। अब आगे की प्रक्रिया देखिए क्या होती है। हमारे पास क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ठीक है। इसमें क्या है? पहले कार्बन पर और छठे कार्बन पर दोनों पर फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, पहले कार्बन वाला जो फॉस्फेट है वो निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखें इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा। तो देखें इसमें से पहले कार्बन वाला फॉस्फेट हट गया, तो गया कहाँ पर वो, तो वो जल के अणु के साथ में जुड़ेगा और जुड़कर बना लेगा H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल बना लेगा। तो देखिए इसमें से फॉस्फेट हटाया है, ठीक है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉस्फेट हटा रहा है तो एंजाइम का नाम क्या डाल देंगे, फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेट के आगे एज लगा दिया, एंजाइम का नाम बन गया फॉस्फेटेज एंजाइम, कंप्लीट है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, हमारे पास क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। इन सभी का एक एक अणु बनेगा, एक अणु है यहाँ पर, इसका भी एक अणु ही है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास, ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, कंप्लीट है। तो देखें यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों के आपस में समावयवी होते हैं, तो समावयवी है यानी आइसोमर है, कौन सा एंजाइम काम आएगा, बोलिए आप, आइसोमरेज एंजाइम यहाँ काम आएगा। और आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका निर्माण हो जाएगा, कंप्लीट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। फिर देखें आगे क्या होता है, इसमें छठे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये हट जाएगा, तो हटते ही क्या बन जाएगा, हटते ही बन जाएगा ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज बन गया, ठीक है, यानी क्या बन गया, C6H12O6 बन गया, ग्लूकोज बन गया। इसके छठे कार्बन पर फॉस्फेट था, ये हटेगा, तो हटते ही क्या बनेगा, H3PO4, देखो यहाँ पर भी हटा था, यहाँ पर दोनों पर था, पहले पर और छठे पर, और फॉस्फेट हटते क्या बना, H3PO4, तो वैसे ही यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या बनेगा, H3PO4। अब यहाँ एंजाइम कौन सा काम आएगा, फॉस्फेट हट रहा है, तो आप बताएं क्या होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम काम आएगा, तो कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, केल्विन साइकिल का जो ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण है, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन है, वो स्टडी कर लिया, कैसे हुआ, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के टोटल हमें 12 अणु प्राप्त होते हैं, इसमें से 2 अणु तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और बाकी 10 अणु है वो पुनः प्राप्ति में काम आते हैं। 2 अणु है ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के होते हैं, इसमें से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु है आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना लेता है। फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का दूसरा अणु बचा था उसके साथ में जुड़ेगा, और जुड़कर ये दोनों आपस में जुड़कर क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं। जोड़ने का काम करता है इसमें एल्डोलेज एंजाइम, कंप्लीट है। फिर क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, पहले कार्बन वाला फॉस्फेट है ये निकल जाता है और बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट हटाने का काम किया है तो यहाँ पर एंजाइम काम आएगा फॉस्फेटेज एंजाइम, कंप्लीट है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये दोनों एक दूसरे के, फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर है, तो एंजाइम कौन सा काम आ जाएगा, आइसोमरेज एंजाइम, कंप्लीट है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसमें क्या होता है, छठे कार्बन वाला फॉस्फेट है ये भी हटेगा, तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा और ग्लूकोज बन जाएगा। हटाने का काम कौन करेगा, फॉस्फेटेज एंजाइम। तो ये प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण या ग्लाइकोलाइटिक रिवर्जन। अब हम स्टडी करेंगे कि पुनः प्राप्ति क्या होती है, यानी हमारे पास जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 10 अणु बचे थे, इनसे RuBP पुनः बन जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे पुनः प्राप्ति। तो ये कैसे होती है, चले देखते हैं।